हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप 2021 में आईआईटी जैम का एग्जाम देने वाले हैं तो। और अगर आप बीएससी अभी कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में भी हैं तो इससे कुछ टॉपिक आप रिवाइज करते रहें तो ये फर्दर आपको काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। तो जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में गए हैं बीएससी थर्ड ईयर में गए हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का टारगेट है आईआईटी जैम वो जो भी टॉपिक उनका खत्म हो गया है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी स्टूडेंट्स जो जैसे मैंने आपको सिलेबस क्या है, कट ऑफ, ये सब सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को देख के आप समझ सकते हैं कि एग्जाम फिजिक्स का सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, उसमें इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टॉपिक्स की होंगी थ्योरीज भी पढ़ा दूंगा। तो मैंने स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी से इसलिए स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा पीएचडी चल रहा है तो मुझे टाइम कम मिलता है। तो धीरे धीरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपके एग्जाम से पहले खत्म कर दूं जिससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। और जो टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं वो भी मुझे टाइम मिलते ही मैं कुछ टॉपिक्स के साथ फॉर्मूलेज और इम्पोर्टेंट टिप्स उस पर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स मुझे लग रही हैं वैसे तो स्टूडेंट सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ इजी होता है कुछ टफ होता है। तो स्टूडेंट मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा पहले उससे स्टार्ट करूं। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से स्टार्ट किया है। मैं सारे यूनिट्स का प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज ना हो। और स्टूडेंट्स मैं साथ साथ कोई और सीरीज अगर चलाता हूँ तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। आपको आईआईटी जैम के लिए अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप अपने प्लेलिस्ट में उस वीडियो फाइंड कर सकते हैं जो आईआईटी जैम फिजिक्स से रिलेटेड है। और फर्दर स्टूडेंट्स मैं चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड अदर भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीजें देखनी है तो आप उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स। इसमें मैंने 2020 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस कराए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कितने सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, कितने मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सब तो मैंने बता दिया है वीडियो में, पहले वीडियो में, तो उसे आप देख सकते हैं। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी पेपर पैटर्न को समझने में। और कुछ टिप्स और सजेशंस भी मैंने उसमें आपको दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ये सेक्शन ए है। आप जानते हैं सेक्शन ए में जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 था उस पेपर का जिसपे ये क्वेश्चन आया हुआ था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का। तो टू स्टेशनरी पॉइंट पार्टिकल विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द पॉइंट हैविंग जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइज ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला दो स्टेशनरी पॉइंट पार्टिकल हैं और उनके पे चार्ज जो है इक्वल एंड अपोजिट है। तो स्टूडेंट इक्वल अपोजिट चार्ज हो गया और सम फिक्स्ड डिस्टेंस है, मान लीजिए फिक्स्ड डिस्टेंस आपकी आर हो। तो बोला द पॉइंट हैविंग जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स पहले दो तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे जनरल अगर आप फॉर्मूला लिखें इस किसी पॉइंट पे तो स्टूडेंट्स क्या आता है आपका के क्यू बाई आर। के आप जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट इस तरीके से बी नेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप जानते हैं एल्जेब्रिक सम होता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर, R1 मान लीजिए इस डिस्टेंस पे हो और माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज है क्यू बाई R2। तो पहले तो R1 इक्वल टू R2 होगा तो वहाँ जीरो मिलेगा, तो पहले तो मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अगर ये कोई प्लेन हम ड्रॉ कर लें यहाँ पे जनरली और इस पे कहीं से भी हम पॉइंट्स को मिलाएं तो डिस्टेंस पहले सेम होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इस पूरे प्लेन पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा अगर आपने इमेज प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो अगर ये कंडक्टिंग कोई प्लेट है और उसको हम ग्राउंड कर दें तो आप देखते हैं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज उतनी ही डिस्टेंस पे मिलता है। तो अगर टोटल डिस्टेंस आर तो r/2 पे अगर प्लस क्यू है तो r/2 पे ही माइनस क्यू होगा, तो सेम डिस्टेंस पे होंगे चार्जेस। तो ये इमेज प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं कंडक्टिंग प्लेट्स को लगा के तो भी हम देखते हैं वहां पे सिचुएशन बनती है। अगर प्लेट हम बीच में रख दें और इस पे को हम कंडक्ट करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अ प्लेन। तो स्टूडेंट जहाँ पे पोटेंशियल
जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक प्लेन होगा अगर ऐसी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स की नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो आप उसे देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 1 से 10 तक एक नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग -0.33 मार्क्स है, और जो 11 to 30 होगा उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी -0.66 होगी। तो इन चीजों का भी ध्यान आपको पता रहना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉइंट चार्जेज ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर प्लेस्ड ऑन द vertices of an equilateral triangle of side L. The electrostatic potential energy of the configuration is. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस कॉन्फ़िगरेशन की बतानी है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और लेंथ L दिया हुआ है, तो L हो गया मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको फॉर्म करने में जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, Q यहाँ पे रखा हुआ है, Q यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। तो पहला पॉइंट मान लीजिए आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, और ये मान लीजिए तीसरा पॉइंट है। तो इस चार्ज को लाके यहाँ रखेंगे तो हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो कोई चार्ज नहीं था, स्टार्टिंग से हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। तो W1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे Q आ गया, अब हमें सेकंड चार्ज को लाके यहाँ रखना है। जब ये चार्ज आएगा स्टूडेंट्स तो इसकी प्रेजेंस इसे अफेक्ट करेगी, एक पोटेंशियल इस पे क्रिएट करेगा। तो W2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q, और जो B1 का क्या पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q तो था, B1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई L यहाँ पे। तो आपका W2 आ जाएगा Q स्क्वायर्ड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी Q चार्ज आ गया, वर्क कितना हो गया अभी हमारा W2। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे चार्ज को यहाँ ला रहे हैं, तो ये दोनों चार्ज प्रेजेंस है, इनका इफेक्ट इन पे पड़ेगा। तो अब W3 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है तो Q और B2 यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, तो Q और B2 यहाँ पे। और जिस पॉइंट पे यहाँ पे मैं 3 जो इंडिकेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे स्टूडेंट जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B3 जो होगा वो इन दोनों के कारण होगा यहाँ पे 3 पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई L, मान लीजिए फर्स्ट के कारण आ रहा है वहां पे और सेकंड के कारण, तो सेकंड जो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी हो जाएगा Q बाई L। तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, हमारा W1 तो 0 था, W2 भी हमारा था Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और W3 जो हो गया 2 टाइम्स Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। अब स्टूडेंट जो W नेट है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में टोटल वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें टोटल सम करना पड़ेगा W1 W2 W3। तो स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी तो सेम ही है, और देख सकते हैं 2 ये है और 1 है, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो स्टूडेंट्स यह रहा हमारा आंसर। तो अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर सही है, 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L Q स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अगर आपने डीजे ग्रिफिथ की जो बुक है वो अगर आप पढ़ते हैं बेहतर तरीके से तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रो डायनेमिक्स की बुक जरूर पढ़ें। ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट काफी बिल्ड हो। स्टूडेंट्स हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। कंसिडर एन एनुलर रीजन इन फ्री स्पेस कंटेनिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द z डायरेक्शन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, पहले इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इसकी परपेंडिकुलर है आउट ऑफ द पेपर, सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय द shaded region in configure a particle having charge q and mass m starts off from point p। तो यहाँ से स्टूडेंट्स वो मूव करना स्टार्ट करता है, जो इस कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है a0 0। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस अगर हम इसको 0 0 माने तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी a0 और 0 in plus x direction with constant speed v। If the radii of inner and outer circle is a and b represent the minimum magnetic field required so that the particle return to the inner circle। तो स्टूडेंट हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, इतनी कितनी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड हो कि जो पार्टिकल यहाँ से जा रहा है वो रिटर्न होके फिर से इनर सर्कल में एंटर कर जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और इसे अगर मैक्सिमम इसके सरफेरेंस को टच करते हो, अगर ये फिर से ये कर्व अपना बनाए इस तरीके से सरकमफेरेंस हो इसका, तो ये फिर से अपने इनर सर्कल में जाएगा। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लेते हैं जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियाई क्या है r है। तो स्टूडेंट्स अगर ये r है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी r होगा क्योंकि ये भी रेडियाई है। तो ये r और सुन ये टोटल डिस्टेंस b है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक
बी माइनस आर, और ये तो ये है ही तो स्टूडेंट्स ये आर है, ये बी माइनस आर और ये ए है, और यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है। तो आप जानते हैं हम क्या होगा, बी माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2br इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2br, तो आर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2b। तो अब हमें आर की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन करता है, और उसका जो रेडियाई होता है आर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यहाँ पे हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा एम बी डिवाइडेड बाई क्यू आर, तो हमें यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो बी कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमें बी मिल जाएगा एम बी डिवाइडेड बाई क्यू, और आर हमारा है यहाँ पे स्टूडेंट आंसर में हम देख रहे हैं कि आर को -1 की पावर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2b टू द पावर -1, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b टू द पावर -1, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b टू द पावर -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। बी मिनिमम अगर हमें निकालना है तो मैक्सिमम हम कवर करेंगे, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हम रेडियाई कवर करेंगे क्योंकि ये और सरकमफेरेंस ही है जो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, तो स्टूडेंट्स सरकमफेरेंस तक ही मैक्सिमम में जा सकता है, तो मैक्सिमम रेडियाई आर ही होगी, तो बी मिनिमम इतना होगा, तो इसलिए ये बी मिनिमम का अगर हमें निकालना है तो हमें इस सरकमफेरेंस तक को टच करा के हमें अपनी रेडियाई कंसीडर करनी होगी। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से सर्किल को बनाते जैसे आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ से, तो इससे आर आपका जो होगा कम होगा, ये इससे बी मिनिमम आपको नहीं मिल पाएगा, तो स्टूडेंट ये लाइन भी इंपॉर्टेंट थी, बी मिनिमम। तो स्टूडेंट तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अ थिन कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द XY प्लेन with one of the vertices at the origin if a changing magnetic field, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप V0 ब्रैकेट में 5ZYT x कैप प्लस ZXT y कैप प्लस 3y स्क्वायर T z कैप इज अप्लाइड वेयर B0 इज कांस्टेंट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द लूप इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करनी है, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो थिन कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है स्टूडेंट, तो मान लीजिए स्क्वायर लूप है दिया हुआ है इसका एल, तो स्टूडेंट पहले तो हमें फाई निकालना होगा कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ फाई हमें निकालना है, और फाई की डिपेंडेंसी भी हम जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी ए जो एरिया होगा उसका, तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम फाई कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें इजिली मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो पहले तो हमें यहाँ पे मान लीजिए डी एक्स डी वाई मान लेते हैं, और स्टूडेंट्स ये होगा जो डायरेक्शन हमारा जो इसका डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल होगा, तो डी ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डी एक्स डी वाई जेड कैप। तो स्टूडेंट्स अगर हम फाई कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी ए वेक्टर, तो यहाँ से स्टूडेंट्स फाई हमारा आ जाएगा, यहाँ पे डी ए जेड कैप है तो जेड कैप का कोएफिशिएंट बस यहाँ पे कंसीडर होगा, और अदर तो जीरो हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट से, आप जान रहे हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं तो बीटा नॉट मान लीजिए यहाँ पे 5ZYT एक्स कैप है प्लस ZXT एक्स वाई कैप है प्लस 3y स्क्वायर T जेड कैप है डॉट dx dy और dx dy जेड कैप, तो जेड कैप टू जेड कैप तो बस बचेगा, तो यहाँ पे 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 3y स्क्वायर T dx dy, यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बीटा टी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में बचेगा आपका 0 to L हो जाएगा आपका dx और 0 to y हो जाएगा आपका y स्क्वायर dy। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो 3 बीटा टी, और यहाँ पे स्टूडेंट 0 to L तो ये L आ जाएगा, और ये आ जाएगा L³/3 यहाँ पे, क्योंकि ये 0 to L होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो दोनों का जो डायमेंशन होगा dx भी क्या आएगा, अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो L तक ही होगा, और y भी क्या होगा L तक ही होगा, तो ये L³/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और बीटा टी L4, तो हमारा जो फाई आया कितना आया बीटा नॉट टी L4। अब स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड बताना था वो क्या था डी फाई बाई डी टी होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम डी फाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ
बीटा नॉट TL4, तो हमारा जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वो आ जाएगा बीटा नॉट L4। तो इसमें से ही हमारा करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बीटा नॉट L4। तो हमारा बीटा नॉट L4 जो है स्टूडेंट्स हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बीटा नॉट L4 आया जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया है MSQ क्वेश्चंस, मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर E एंड वेक्टर B, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ड्यू टू अ चार्ज डेंसिटी रो RT एंड अ करंट डेंसिटी JRT, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ऑलवेज करेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि कौन सा रिलेशन ऑलवेज करेक्ट है। डेल क्रॉस ही जीरो होता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक केस है। मैग्नेटिक में यहाँ पे हम माइनस डेल V बाई डेल टी का टर्म कंसीडर करते हैं, तो ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। लेकिन ये स्टूडेंट डेल डॉट भी जीरो होता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमेशा करेक्ट है। स्टूडेंट ये इसमें क्या होता है, प्लस साइन होता है जनरली, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन ये भी स्टूडेंट्स अगर कोई चार्ज है मूविंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट देख के जो फोर्स देखते हैं तो वो होता है वेक्टर Q E वेक्टर प्लस B क्रॉस वेक्टर B। तो स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें और डी ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी और डी करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अ स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक सेल विथ इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B हैज पोलराइजेशन वेक्टर P equals to K divided by R square R cap, where K is a constant and R cap is the unit vector along the radial direction. Which of the following statement is or correct? The surface density of bound charges of inner and outer radius are minus K and plus K respectively. The volume density of volume charge inside the dielectric is zero. The surface density of bound charge is zero, and both the inner and outer surface, the volume density of the bound charge inside the dielectric is plus K. The surface density of bound charge inner and outer surfaces are minus K divided by A square and K divided by B square respectively. The volume density of bound charges inside the dielectric is zero. The surface density of bound charges is zero on both the inner and outer surfaces. The volume density of bound charge inside the dielectric is 3K divided by 4 pi B cube minus C. तो सुनिए यहाँ पे सारी बातें सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज पे हुई है, तो हम अगर उन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऑप्शंस मिल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, तो स्टूडेंट्स पहले तो जो पोलराइजेशन वेक्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R कैप, और हमें बाउंड तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाउंड चार्जेज हैं वो हम यहाँ पे बाउंड चार्जेस का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो बाउंड चार्ज की वजह से वो हो जाएगी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ P। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर और ब्रैकेट में आपको हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू पी वेक्टर। तो यहाँ पे पी क्या दिया हुआ है, के बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमें जो वॉल्यूम डेंसिटी मिल रही है यहाँ पे बाउंड चार्ज की वो क्या हो जा रही है स्टूडेंट्स, जीरो हो जा रही है। तो हम सरफेस वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस। तो यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स दो कंडीशंस बनेंगी सेल है तो एक तो बनेगा कि आपका जो बाउंड चार्ज की वजह से है, एक तो रेडियाई आर इक्वल टू ए पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हो जाएगा वेक्टर पी डॉट नेट आ गया होता है, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे पी जो दिया हुआ के बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए है आर इक्वल टू ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा आर कैप। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पोटेंशियल है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके की सिचुएशन है, तो ये ए है और इसका रेडियाई बी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये पार्ट होगा उसका यूनिट नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसके लिए स्टूडेंट जो यूनिट नॉर्मल होगा ये आउटवर्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए के लिए जो इनर रेडियाई है उसके लिए जो यूनिट नॉर्मल है वहां पे डायरेक्शन का इशू है, तो यहाँ पे इसका ध्यान दें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आर कैप डॉट आर कैप में जो होगा तो ये -1 आ जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमारा जो आर इक्वल टू ए पे है स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड चार्ज का वो माइनस के बाई ए स्क्वायर आ गया। और अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा बी एट आर इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप जानते हैं कि के बाई बी स्क्वायर हो जाएगा आर की जगह, आर इक्वल टू बी है तो आर स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो जाएगा आर कैप। और ये स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है, तो यहाँ पे के बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटवर्ड है ये और यहाँ पे इनवर्ड है तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे है, तो इसका ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या मिल गया, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बाउंड चार्ज की वजह से वो आर इक्वल टू ए पे है माइनस के बाई ए स्क्वायर और बी पे है के बाई बी स्क्वायर, और जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बाउंड चार्ज की वजह से वो हमारा जीरो है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा जो हमारा डायलेक्ट्रिक था, आप जान ही रहे हैं, रेडिया ए बी आउटर पोलराइजेशन वेक्टर भी दिया हुआ था, द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस। तो सरफेस डेंसिटी तो हमारा के बाई स्क्वायर और के बाई बी स्क्वायर आया ही इनर और आउटर सरफेस पे, रिस्पेक्टिवली द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज। तो वॉल्यूम डेंसिटी जो आई बाउंड चार्ज की वजह से वो क्या है स्टूडेंट, 0 आई। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट सरफेस बाउंड चार्ज की बात हो रही थी तो एग्जैक्ट आंसर एक ही आएगा, क्योंकि अदर चीज की बात नहीं होती, हमारा इसमें सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भले ही EMSQ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बस करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैपेसिटर पे बेस्ड है और यहाँ पे देख सकते हैं ये NAT है, न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स 1 मार्क्स का है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस सेक्शन में भी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, यूजिंग अ बैटरी 10 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट तक चार्ज कर रहे हैं एंड देन द बैटरी इज रिमूव। तो बैटरी को निकाल दिया जा रहा है। तो देखते हैं, आफ्टर दैट a second uncharged capacitor is connected to the first capacitor in parallel. If the final voltage across the second capacitor is 20 volt, its capacitance is। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले कैपेसिटर था जिसको हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया, चार्ज किया 50 वोल्ट तक, और दूसरे में क्या कर रहे हैं हम, इस कैपेसिटर से एक अदर कैपेसिटर भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी किसमें, पैरेलल में। तो ये C1 है और ये C2 है। तो पहला कंडीशन में हम यहाँ पे स्टूडेंट नेट चार्ज निकाल लेते हैं पहले केस में। तो इक्वल टू होता है CV, तो 15 to 500 पिको कूलम, 500 पिको कूलम आपका चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम अगर इसे करेक्ट कर रहे हैं, C1 के पास तो इतना चार्ज था, तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज तो सेम आ जाएगा डिक्रीज होते होते। तो ये बोल रहा है कि जो वोल्टेज है, फाइनल वोल्टेज जो 20 वोल्ट पहुंच रहा था, इसका भी 20 वोल्ट हो जाएगा और इसका भी 20 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन जो चार्ज है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2। तो Q हमारा टोटल कितना था, 500 पिको कूलम, और Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1B और C2B। तो C1 प्लस C2B हो जाएगा, C1 प्लस C2B हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू तो हमें पता है, तो और हमें फाइनल जो वोल्टेज हमारा हो जा रहा है वो 20 वोल्ट हो जा रहा है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पिको कूलम इक्वल टू C1 तो हमें पता है 10 है, 10 पिको फेरेड, प्लस C2 हमें निकालना है, और जो फाइनल वोल्टेज वो कितना हो जा रहा है, 20। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 25 पिको फेरेड में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड करते ही पोटेंशियल। तो यहाँ पे 10 पिको फेरेड और प्लस C2, तो हमें C2 ही कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप C2 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 15 पिको फेरेड। तो स्टूडेंट्स आपका जो कैपेसिटेंस है वो है 15 पिको फेरेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फिल करना था 15 पिको फेरेड। तो ऑप्शन ये आप सबका NAT में आपको फिल करना होता है वो डिजिट जो आपका आता है सोल्यूशन में। तो 15 पिको फेरेड, तो इस तरीके से 15 आपका आंसर था, तो इसे आप फिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लास्ट क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया है क्वेश्चन में। तो ये बाउंड्री कंडीशन से है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला in the two regions separated by the z equals to 0 plane are given by vector b1 equals to 3x cap plus 5z cap and vector b2 equals to x cap plus 3y cap plus 5z cap. The magnitude of the surface current density at the interface between the two regions is alpha multiplied by 10 to the power 6 ampere per meter. Given the permeability of the free space mu naught equals to 4 pi multiplied by Newton per ampere square, the value of alpha is। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बतानी है और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो हमें सरफेस करंट जो दिया हुआ वो दिया हुआ अल्फा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो स्टूडेंट्स अगर हम सरफेस करंट डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कंपेयर करके निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देख सकते हैं जेड कैप तो मान लीजिए परपेंडिकुलर, लेकिन जो हमारा B1 पैरेलल में आएगा XY के कंपोनेंट्स आएंगे, तो B1 पैरेलल जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारा हो जाएगा 3x कैप, और B2 पैरेलल जो होगा वो हो जाएगा आपका x कैप प्लस 3y कैप। क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो B1 पैरेलल माइनस B2 पैरेलल का तो वो होता है म्यू नॉट K। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम डायरेक्टली K की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे B1 पैरेलल और B2 पैरेलल का कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि बाउंड्री कंडीशन से हम ये जानते हैं। तो B1 माइनस B2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 3x कैप था माइनस x कैप माइनस 3y कैप, तो वो हो जाएगा 2x कैप प्लस 3y कैप। तो मॉडुलस अगर इसका लेंगे आप, पैरेलल है स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें, तो B1 पैरेलल माइनस B2 पैरेलल इक्वल टू मॉडुलस में तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो रूट 13। तो रूट 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, म्यू नॉट K के। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा
इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √13 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट क्या है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और के की वैल्यू हमें यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमें दी ही हुई थी, आपने देखा यहाँ पे हमने पुट किया। तो इस तरीके से हमारा जो के आ जाएगा वो आ जाएगा 2.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो स्टूडेंट्स हमें अल्फा यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि के इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2.86। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2.86, 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा भी था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये 2.86 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन का था। इलेक्ट्रिसिटी में भी पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट कैसे कंसिडर करना है उसे आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड कैप जो है वो हमारा मान लीजिए परपेंडिकुलर प्लेन का, तो हम जो पैरेलल कंसीडर करेंगे B1 B2 का वो XY प्लेन में करेंगे। तो उन कंपोनेंट्स को लेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट करके आपको जो ये कंडीशंस पता है इस कंडीशन का आपने यूज किया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें और मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा और वीडियोज भी अपलोड करता जाऊंगा। ये वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, तो इसलिए स्टूडेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रिपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये था हमारा 2020 का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिया है आपको। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों पोर्शन में जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने करा दिया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फॉर्मूलों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलों को याद रखना। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और स्टूडेंट बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुंच पाए। आप अपना टाइम निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन हो या कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो में डालता हूँ IIT JAM के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसे देख पाए स्टूडेंट्स। और अदर सीरीज जो चल रही है उन स्टूडेंट्स को भी नोटिफिकेशन मिलता है तो आप भी अपना देख सकते हैं। तो अगर आप 2021 में IIT JAM का एग्जाम देने वाले हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अपने थ्योरीज पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आपको कराता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फर्दर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स पहले कौन सा यूनिट चाहते हैं, अगर आप बहुत लोगों का कमेंट किसी यूनिट्स के लिए पर्टिकुलर आता है कि इस यूनिट्स का पहले सोल्यूशन कराया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो यूनिट कराऊं। नहीं तो मुझे तो जो आपके लिए जो बेहतर लग रहा है मुझे वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स इसके साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।